इन कहानियों से बचना मुश्किल था कि किस तरह चाइना पूरी दुनिया की इकनॉमी को टेक ओवर कर लेगा। वो अपनी भरपूर ताकत के साथ, अपने एक इक़्तिसादी इंजन के साथ जो है वो दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, रकम खर्च कर रहे थे, और उनकी बुलंदोबाला इमारतें और उनकी हलचल मचाते मेगा सिटीज़ को देखते हुए यही गुमान होता है कि चाइना जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी और नंबर 1 इकनॉमी बनने जा रहा है। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि चाइना जो है वो दुनिया की नंबर 1 इकनॉमी बन जाएगा और अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा, तो इनका ये ख्याल जो है वो जल्दी गलत साबित हो जाएगा। चाइना की इस कहानी का एक विजन पहले से मौजूद है जापान की सूरत में। जी हाँ, एक दौर था जब जापान, मेड इन जापान जो है वो एक ब्रांड था और दुनिया भर में जो है वो जापान का नाम था एज ए लीडिंग एक्सपोर्टर। और सबसे अहम बात, जापान जो है वो अमेरिका को सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता था, जो कि अमेरिकन प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा बेहतर थी और अच्छे रेट में थी, मतलब सस्ते रेट में थी। तो अमेरिका तो पहले तो इस बात से काफ़ी खुश था क्योंकि वो उनका एक बिजनेस पार्टनर था। लेकिन अमेरिका में जो है वो इस बात की तशवीश होने लगी कि जापान जो है वो दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और ख़ास तौर पर अमेरिका में जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वो अमेरिका में रियल इस्टेट से लेकर फिल्म की स्टूडियोज तक ख़रीद रहा है। तो अमेरिका में ये तशवीश जागी कि जापान एक दिन पूरे अमेरिका को ख़रीद लेगा और अमेरिका की अपनी इकनॉमी जो है वो नीचे चली जाएगी और जापान दुनिया का नंबर 1 इकोनॉमिक पावर बन जाएगा। दुनिया में ये तासुर कायम हो गया था कि जापान बहुत जल्द ही अमेरिका को जो है वो पीछे छोड़ देगा इकोनॉमिकली तौर पर। लेकिन उनका भी ये तासुर जो है वो दुरुस्त साबित नहीं हो सका और बहुत जल्द ही जो जापान का आर्टिफिशियल इकोनॉमिक जो बबल था, बुलबुला था, वो बर्स्ट हो गया। वो जो बुलबुला था वो फट गया और पूरा जापान जो है वो उस सैलाब से गुजर गया। और उस दौर से जब जापान गुजरा, उस डेकेड्स को द लॉस्ट डेकेड्स के नाम से जो है वो जाना जाता है। और उस डेकेड्स में जो लोग जो है वो अपने करियर का जिन्होंने आगाज़ किया, उनको द लॉस्ट जनरेशन के नाम से पुकारा जाता है। जापान की तरक्की का एक राज ये था कि वो बहुत ही मुख्तलिफ तरीके से जो है वो अपनी इक़्तिसादी गेम को खेल रहे थे। जापान जो है वहाँ पर बहुत सारी कॉरपोरेशंस थी, ठीक है। उनका एक कार्टेल्स था। कार्टेल्स का मतलब है बहुत सारी जो कॉरपोरेशंस थी वो एक तरीके से एक सिम में काम करती है, एक ही मकसद में काम करती है, ठीक है। तो ये कार्टेल्स जो है वो उनको ख़ास तौर पर जापानी हुकूमत की तरफ से बेतहाशा पैसों के बहाव का सिलसिला जारी था और वो दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, दुनिया भर में चीज़ें ख़रीद रहे थे। और यही वजह है कि वो जापानी स्टॉक को जो है मुस्तहकम किए हुए थे, मतलब एक आर्टिफिशियली तौर पर ये सब कुछ था। मगर 1980 में जो है वो उनकी आर्टिफिशियल जो इकोनॉमी का बबल है वो बर्स्ट हो गया और जापान जो है वो बहुत ही इक़्तिसादी तौर पर जो है वो बहुत ही नीचे चला गया। और जापान की जो रियल इस्टेट मार्केट है, इसके अलावा जापान की जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश हो गई। जापान की जो तरक्की थी वो आर्टिफिशियल साबित हुई और जापान की एक बहुत बड़ा कंपनियों का एक हिस्सा जो है वो ज़ॉम्बी कंपनियों से भरा हुआ था। मतलब ज़ॉम्बी कंपनियां, ये ऐसी कंपनियां जो बहुत पहले जो है वो बैंकरप्ट हो चुकी होती, अगर जापानी हुकूमत की जानिब से सरकारी तौर पर उन्हें जो ना रुकने वाली जो पैसे की फरामी है, अगर वो ना होती तो। चाइना जापान की तरह जो है वो 3 दिहाइयों से इंतहाई तेज़ रफ्तारी से जो है वो तरक्की कर रहा है और अपनी बहुत सारी डोमेस्टिक ब्रांड्स क्रिएट कर रहा है, लाइक कार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर गुड्स, और दुनिया भर में उसे एक्सपोर्ट कर रहा है बहुत ही कामयाबी के साथ। जापान की तरह चाइना ने भी दुनिया भर में जो है वो इन्वेस्टमेंट की है और बहुत बेतहाशा इन्वेस्टमेंट की है, लाइक सिल्क रोड, इकोनॉमिक बेल्ट, ठीक है। इसी तरीके से जापान की तरह चाइना ने भी 3 दिहाइयों की इंतहाई तेज़ रफ्तार जो है वो तरक्की की है और चाइना के बारे में भी यही गुमान होता है कि वो जो है वो दुनिया की नंबर 1 इकनॉमी बनने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो टूट फूट का शिकार हो रही है। यहाँ से चाइना और जापान में बहुत सारी मुमासलतें हैं जिनको आप कंपेयर कर सकते हैं कि किस तरह किस तरह जो है ना दोनों मुल्कों ने तरक्की की है। जापान की तरक्की की एक बहुत बड़ी वजह सरकारी सतह पर जो है वो ना रुकने वाली पैसों की जो है बेतहाशा फरामी थी। और अगर हम चाइना की इकोनॉमिक तरक्की के ऊपर नज़र डालें तो उसमें भी जो है वो गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा हाथ है और गवर्नमेंट की ना रुकने वाली जो बेतहाशा पैसों की जो वाफिर मकदार में फरामी है, उसका एक बहुत बड़ा रोल है। जब भी चाइना की इकनॉमी डाउन होने लगती है, कमज़ोर होने लगती है, तो चाइना जो है वो गवर्नमेंट या सरकारी सतह पर जो है वो उसमें मज़ीद रकम डाल देता है और बहुत सारे रियल इस्टेट और रोड्स के प्रोजेक्ट जो है वो बनाना शुरू कर देता है। जब भी चाइना जो है वो अपनी कौमी सतह पर कर्ज को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो उसकी प्रॉपर्टी जो मार्केट है वो क्रैश हो जाती है और उसके जो जीडीपी की जो नशो नुमा है वो मतलब बहुत ही इंतहाई जो है वो सुस्त रफ्तार हो जाती है, जो कि जापान के साथ ऑलरेडी हो चुका है।
तो क्या ये चीज़ें इस तरफ इशारा करती है कि चाइना जो है वो जापान के नक्शे कदम पर चल रहा है और जापान के नक्शे कदम पर चलते हुए उसकी इकनॉमी जो है वो क्रैश कर जाएगी? देखिए यहाँ पर जो है वो बहुत सारी डिफरेंसेस भी है। 3 मेन डिफरेंसेस है चाइना और जापान के दरमियान, जिससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना जो है वो जापान से भी ख़राब पोजीशन के ऊपर है। मिड 1990 में जब जापान का आर्टिफिशियल इकोनॉमिक बबल बर्स्ट हुआ तो उस वक्त जापान इंतहाई तेज़ रफ्तार तरक्की कर रहा था और दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में शामिल था। उसका जीडीपी 50% जो है वो अमेरिका से ज़्यादा था। जब जापान में क्राइसिस स्टार्ट हुए उस वक्त उसकी इकोनॉमी, उसका जीडीपी 50% जो है अमेरिका से ज़्यादा था। उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो दूसरे मुल्कों के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा बेहतर था और वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा था। यही वजह है कि जापान इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर जाने के बाद भी आज भी दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत है। चाइना की पोजीशन यहाँ पर थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ऑल दो चाइना अपनी करोड़ों लोगों को जो है वो गुर्बत से निकालने में कामयाब हो गया, लेकिन अभी भी उसकी जो इकनॉमिक या उसका जीडीपी जो ग्रोथ है वो मैक्सिको जैसे मुल्क के बराबर है। तो अगर ऐसी हालत में चाइना में इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं तो चाइना जो है वो जापान से बहुत ज़्यादा बुरी हालत में होगा, क्योंकि चाइना जो है वो उसकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि जापान का उस टाइम था। दूसरा फ़र्क है वो ये कि चाइना जो है वो एक अथॉरिटेरियन स्टेट है और वो बहुत ज़्यादा जो है मोर पॉलिटिक्स और लेस बिजनेस के उसूल के साथ आगे बढ़ रहा है और दुनिया की बहुत सारी जो टेक कंपनीज़ हैं या चाइना की जो टेक कंपनीज़ हैं उनके ऊपर जो क्रैक डाउन कर रहा है और उनको जो है वो तंग कर रहा है। तो बहुत सारी जो कंपनीज़ है वो चाइना से बाहर जा रही है। इसके अलावा चाइना जो ये तासुर पैदा कर रहा है ताइवान में जो है वो इन्वेजन करने का, तो यही वजह है कि बहुत सारी कंपनीज जो है चाइना को इन्वेस्टमेंट के लिए एक सेफ स्टेट नहीं समझते। थर्ड जो डिफरेंस है वो है डेमोग्राफिक जो डिफरेंस है। ठीक है, चाइना की जो आबादी है वो पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी के ऊपर मुश्तमिल थी। अभी जो है वो चाइना ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया है। इसकी एक वजह है, वो ये नहीं चाहता कि चाइना में जो है वो उनको फैमिली का ख्याल नहीं है, बल्कि चाइना जो है वो इकोनॉमिक तौर पर डिसीजन लेते हैं। अब इस डिसीजन का जो ताल्लुक है इकोनॉमी से ताल्लुक रखता है, क्योंकि चाइना की जो बहुत एक बड़ी आबादी है वो उम्र रसीदा लोगों के ऊपर मुश्तमिल होने जा रही है, जिससे क्या होगा कि चाइना की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि यंग लोग जो है वो मौजूद नहीं होंगे इंडस्ट्रीज़ को संभालने के लिए, पेंशन देने के लिए। तो जो यंग जो लोग है, प्रोफेशनल है, वो अगर इंडस्ट्री में नहीं होंगे तो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ बहुत कम हो जाएगी। तो यही वजह है कि चाइना ने जो है वो अभी 3 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया है। एक सर्वे के मुताबिक चाइना की आबादी 2023 में 3 मिलियन से कम हुई है और वहाँ का जो बर्थ रेट है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, मतलब इक्वल टू साउथ कोरिया है। चाइना की जो सुकड़ती हुई आबादी है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब मुस्तकबिल में चाइना को जो है वो बहुत सारे जो है वो उम्र रसीदा लोग जो है वो मैसर होंगे और जिनका ख्याल रखने के लिए बहुत सारे यंग लोग चाहिए होंगे। तो अगर बहुत सारे यंग लोग जो अवेलेबल नहीं होंगे प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए, तो चाइना की इकनॉमी जो है बहुत ज़्यादा नीचे चली जाएगी। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप जो है वो चाइना के हवाले से अपनी पर्सनल राय जो है वो कमेंट्स में लिख सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।